अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था डिफरेंशियल डायग्नोसिस चैप्टर 3 को। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन। जब भी पेशेंट पेन की कंप्लेन के साथ आता है तो पेन की हिस्ट्री लेते हुए ये पॉइंट्स के बारे में आपको मस्ट पता होना चाहिए। अगर ये पॉइंट्स आपको पता होंगे तो आप इनके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ के पिन पॉइंट कर सकेंगे कि पेशेंट को क्या पैथोलॉजी है। अदर ये जो पेन है ये किसी भी पैथोलॉजी की वजह से आ रही है या फिर उसको पेन रेफर्ड हो रही है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन होता है पेन की हिस्ट्री में वो होता है कि आप क्या बता सकते हैं कि आपको किस जगह पे पेन है। ठीक है, तो पेशेंट अगर कहेगा कि उसे स्मॉल लोकलाइज्ड लोकलाइज्ड का कैसे पता चलेगा कि वो अगर अपनी स्किन के ऊपर फिंगर की मदद से पिन पॉइंट कर सकेगा तो इसका मतलब है कि उसको स्मॉल लोकलाइज्ड पेन है और उसकी जो पेन है अगर स्प्रेड नहीं हो रही, ठीक है, बॉडी में, तो इसका मतलब है कि उसको जो पेन है वो किसी सुपरफिशियल लीजन की वजह से आ रही है। और अगर पेशेंट कहता है कि उसे स्मॉल लोकलाइज लीजन है और वो पेन स्प्रेड भी नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि वो पेन उसको रेफर्ड हो रही है किसी भी विजुअल पैथोलॉजी की वजह से। ठीक है, तो वो पेन उसकी रेफर्ड है, तो इसका मतलब है कोई भी अंडरलाइंग इंटरनल विजरा की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसकी पेन रेफर्ड हो रही है स्किन में। ठीक है, तो इसका मतलब है उसे रेफर्ड पेन हो रही है कोई भी इंटरनल विजरा की पैथोलॉजी की वजह से। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ पेन के बारे में क्वेश्चंस पूछ के हम आइडिया कर सकते हैं कि उसकी पेन रेफर्ड है किसी इंटरनल विजरा की पैथोलॉजी का या फिर सुपरफिशियल लीजन है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंसेशन में हमने ये पूछना होता है पेशेंट से कि उसे ये जो पेन है ये किस तरह महसूस होती है। आइदर उसे ये पेन बोर्डिंग फील होती है या फिर उसको शॉर्प शूटिंग पेन है। ठीक है, तो उसे पेन किस तरह फील होती है। ठीक है, शार्प शूटिंग है, बोर्डिंग है, डल है, ठीक है, प्रिकिंग सेंसेशंस है, तो उसको किस तरह ये पेन महसूस होती है तो वो हम पूछते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंसेशंस के अंदर उससे क्वेश्चंस कि अदर आपकी पेन बोर्डिंग है, शार्प शूटिंग है, डल है, प्रिकिंग है। अगर वो पेशेंट कहता है कि उसकी जो पेन है वो डल है, बोर्डिंग है, उसको पेन वेव्स में आती है, ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिप्शन ऑफ पेन सेंसेशन है ये आइडिया देती है हमें कि पेशेंट को कोई भी सिस्टेमिक डिजीज है। ठीक है, क्योंकि सिस्टेमिक डिजीज के ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, देन हमने पूछना होता है कि उसको किस इंटेंसिटी की पेन है। ठीक है, तो ये पेशेंट वर्बली नहीं बयान कर सकता कि उसे किस इंटेंसिटी की पेन है, तो ये बेसिकली हम मेजर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ पेन को। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ पेन जो है ना वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मैन में इंटेंसिटी ऑफ पेन और होगी और वोमेन में इंटेंसिटी ऑफ पेन जो है वो वेरी करेगी। ठीक है, जेंडर वाइज भी वेरी करती है, रीजन वाइज भी वेरी करती है इंटेंसिटी ऑफ पेन। ठीक है, तो इसलिए इंटेंसिटी ऑफ पेन को वर्बली जो है वो हम आइडिया नहीं ले सकते कि पेशेंट को वर्बली अगर वो बताता है कि मुझे इतनी इंटेंसिटी की पेन है तो उसको मेजर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए इंटेंसिटी ऑफ पेन को मेजर करने के लिए पेन रेटिंग स्केल्स होते हैं। ठीक है, जिससे आइडिया हो जाता है कि पेशेंट को किस इंटेंसिटी की पेन है। तो पेन रेटिंग स्केल्स कौन से होते हैं? मोस्ट फाइनली टू पेन रेटिंग स्केल्स यूज होते हैं, विजुअल एनालॉग स्केल एंड सेकंड इज न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल। ठीक है, ये जो दोनों स्केल्स होते हैं ना इनके ऊपर नंबरिंग होती है, 0 to 10 होती है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली अगर 0 है 1 2 3 4, ठीक है, और इसी तरह 10 तक ये स्केल होता है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंगली पेशेंट से हम जब पूछते हैं कि उसे किस इंटेंसिटी की पेन है तो 1 के अकॉर्डिंगली हम लिखते हैं माइल्ड है, उसे मॉडरेट है, या फिर जैसे जैसे नंबर्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे पेन की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, या फिर उसको सवियर है।
तो ये जो दोनों पेन रेटिंग स्केल्स होते हैं इसके ऊपर नंबरिंग होती है 0 to 10, जिससे आइडिया हो जाता है कि पेशेंट को माइल्ड है, मॉडरेट या सीवियर पेन है। देन हम डिस्कस कर लेते हैं नर्सिंग असेसमेंट ऑफ पेन। नर्सिंग असेसमेंट ऑफ पेन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्सिंग असेसमेंट ऑफ पेन, ठीक है, इसका निमोनिक है PQRST, ठीक है। P फॉर क्या है कि प्रोवोकेशन क्या है, ठीक है। प्रोवोकेशन का क्या मतलब है कि क्या जो फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आपकी पेन प्रोवोक करती है, ठीक है, इंक्रीज होती है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी पेन डिक्रीज हो जाती है। तो प्रोवोकेशन के अंदर हमने ये क्वेश्चंस पूछने होते हैं। Q फॉर आ जाता है क्वालिटी, कि आपकी पेन की क्या क्वालिटी है, मतलब कि क्या है कि आपकी पेन डल है, बोर्डिंग है, शार्प शूटिंग पेन है, तो किस क्वालिटी की पेन है, ठीक है। तो Q फॉर क्वालिटी के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। R फॉर आ जाता है रीजन, ठीक है, एंड रेडिएशन, ठीक है। रीजन में क्या पूछा जाता है कि आपको किस जगह पे पेन है, और रेडिएशन में ये है कि आपकी क्या पेन ये रेफर करती है किसी और साइड पे भी बॉडी के, तो वो रेडिएशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। और रीजन में कि आपकी पेन किस जगह पे है, ठीक है। S फॉर आ जाता है सिवियरिटी ऑफ पेन, ठीक है, सिवियरिटी ऑफ पेन, जिसको हम इंटेंसिटी ऑफ पेन भी कह सकते हैं। तो इसका हम आइडिया लगाते हैं थ्रू दी स्केल्स, जो मैंने पहले भी बताया आपको, विजुअल एनालॉग स्केल और न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल, ठीक है। देन आ जाता है टी फॉर आ जाता है कि टाइमिंग, पेन की टाइमिंग क्या है, ठीक है, T फॉर टाइमिंग, ठीक है। आइदर आपकी पेन सडनली मतलब अचानक स्टार्ट हो जाती है, या फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी पेन स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर ये पूछा जाता है कि आइदर आपकी पेन कांस्टेंट है, यानी कि मुसलसल होती रहती है, या फिर आपकी पेन इंटरमिटेंट है, ठीक है, यानी कि वक्फे के बाद होती है, फिर सही हो जाती है, वक्फे बाद फिर स्टार्ट हो जाती है, फिर सही हो जाती है, या फिर मुसलसल होती रहती है, ठीक है। तो टाइमिंग के अंदर पहला क्वेश्चन होता है सडन और ग्रेजुअल का, दूसरा होता है कि कांस्टेंट है या फिर इंटरमिटेंट है, थर्ड क्वेश्चन होता है कि कितनी दफा आपको दिन में ये पेन होती है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी पेन कितनी देर तक रहती है और कब खत्म होती है। और फिफ्थ क्वेश्चन ये पूछा जाता है टाइमिंग के अंदर कि क्या सेम टाइमिंग है पेन की, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कौन कौन से। पी के अंदर प्रोवोकेशन पूछा जाता है, जिसके अंदर काजेज पूछी जाती हैं कि कौन सी ऐसे काजेज है जिसकी वजह से आपकी पेन एलिवेट करती है या फिर पेन आपकी वर्स होती है, ठीक है। क्यू के अंदर क्वालिटी ऑफ पेन के बारे में पूछा जाता है कि किस तरह की पेन है, शार्प शूटिंग है, डल है, बोर्डिंग है। आर के अंदर पूछा जाता है कि रीजन और रेडिएशन करती है पेन आपकी किसी रीजन में, ठीक है। एस में पूछा जाता है कि आपकी सिवियरिटी क्या है पेन की, और टी फॉर पूछा जाता है टाइमिंग, ठीक है। उसके अंदर 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सडन है, ग्रेजुअल है, कांस्टेंट है, इंटरमिटेंट है, आपकी पेन दिन में कितनी दफा होती है, ठीक है, इसकी सेम टाइमिंग होती है, और आपकी पेन कब तक रहती है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नर्सिंग असेसमेंट ऑफ द पेन में, कि नर्सिंग में किस तरह असेसमेंट की जाती है पेन की। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ पेन, ठीक है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आपको ये जो पेन है ये दिन में कितनी मर्तबा होती है, ठीक है। और ड्यूरेशन में पूछा जाता है कि आपको ये पेन दिन में कितनी देर तक रहती है, ठीक है, हाउ लॉन्ग लास्टिंग, लास्टिंग योर पेन, और या फिर हाउ ऑफन
डज इट अकर। ठीक है। देन क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको ये जो पेन है ये कांस्टेंट होती है या फिर इंटरमिटेंट होती है। ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि अगर उस पेशेंट को कांस्टेंट पेन है तो इसका मतलब है कि ये जो पेन है ये किसी भी सिस्टेमिक डिजीज की वजह से उसे पेन है। ठीक है। और अगर उसको इंटरमिटेंट पेन है तो इसका मतलब है कि उसको ये जो पेन है ये मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर की वजह से पेन है। ठीक है। जो कांस्टेंट पेन होती है ना ये चेंज नहीं होती या फिर ये रिलीव्स नहीं होती बाय चेंज करने से पोजीशन और आइदर रेस्ट से। लेकिन जो मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स की वजह से पेन होती है वो रिलीव हो जाती है बाय चेंज करने से पोजीशन और रेस्ट से। देन हम डिस्कस कर लेते हैं अनदर कैरेक्टरिस्टिक को पैटर्न ऑफ द पेन को। पैटर्न ऑफ पेन। ठीक है। पैटर्न ऑफ पेन के बारे में ये क्वेश्चंस होते हैं कि किस तरह का पैटर्न है पेन का, उससे भी आइडिया हो जाता है कि आइदर सिस्टेमिक डिजीज है या फिर मस्कुलोस्केलेटल ओरिजिन है डिजीज का या फिर सुपरफिशियल लीजन है या फिर इंटरनल विजरास की वजह से कोई भी पैथोलॉजी है और उसकी वजह से पेन रेफर्ड हो रहा है। तो पैटर्न ऑफ पेन का किस तरह आइडिया होता है कि पेशेंट से पूछा जाता है कि आपको जो पेन है वो प्रोग्रेसिव नेचर की है यानी कि आहिस्ता आहिस्ता वर्स होती है या फिर वो साइक्लिकल ऑनसेट है। साइक्लिकल ऑनसेट का क्या मतलब है कि पेन आ रही है फिर डिक्रीज हो जाती है, फिर पेन इंक्रीज हो जाती है, फिर डिक्रीज हो जाती है। तो ये होता है साइक्लिकल ऑनसेट। ठीक है। एक साइकिल में आती है पेन। ठीक है। ठीक है। अगर पेशेंट को प्रोग्रेसिव नेचर की पेन है और साइक्लिकल ऑनसेट है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को ये जो पेन है ये किसी भी सिस्टेमिक डिजीज की वजह से है। अक्सर ये होता है कि पेशेंट्स जो होते हैं ना उन्हें अपने पैटर्न ऑफ पेन के बारे में नहीं पता होता कि उन्हें नहीं पता होता कि उनकी पेन किस नेचर की है, किस पैटर्न के साथ आती है, क्या वो साइक्लिकल है या फिर वो प्रोग्रेसिव नेचर की है। ठीक है। कब इनिशिएट होती है, कब खत्म होती है। तो उन पेशेंट्स के लिए रिकॉर्ड करने के लिए 24 आवर्स सिम्टम्स ऑफ पेन, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि उनको मैगिल होम रिकॉर्ड कार्ड दिया जाता है। ठीक है। ताकि पेशेंट अपनी 24 आवर्स में जो सिम्टम्स आ रही हैं उनको रिकॉर्ड कर सके। ठीक है। ड्यूरिंग हिस्ट्री हमने ये भी पेशेंट से पूछना होता है कि क्या मेडिकेशन से उसकी पेन जो है वो वर्स होती है या फिर ठीक हो जाती है। ठीक है। तो अगर तो मोस्टली देखा गया था कि एनसेड्स देने से पेशेंट्स की पेन जो होती है वो रिलीफ हो जाती है। अगर पेशेंट की पेन एनसेड्स देने से रिलीव नहीं होती तो इसका मतलब है कि ये रेड फ्लैग है, तो उसके लिए फर्दर असेसमेंट जरूरी है। देन हम डिस्कस कर लेते हैं कि अनदर कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स। ये मस्ट पूछने होते हैं पेशेंट से कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनकी पेन इंक्रीज हो जाती है और कौन सी ऐसी फैक्टर्स हैं और काजेज हैं जिसकी वजह से उनकी पेन डिक्रीज हो जाती है। एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स से हमें ये आइडिया होता है कि आइदर सिस्टेमिक ओरिजिन है पेन का या फिर मस्कुलोस्केलेटल है। एग्रीवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर्स। ठीक है। एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स के बारे में क्वेश्चंस पूछने से हमें ये पता चल जाता है कि आइदर सिस्टेमिक डिजीज है या फिर मस्कुलोस्केलेटल ओरिजिन की वजह से पेन आ रही है। तो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स अगर तो सिस्टेमिक डिजीज होगी, अगर तो सिस्टेमिक डिजीज होगी तो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स डिपेंड करते हैं
ऑर्गन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि एग्रीवेटिंग फैक्टर्स ऑर्गन डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईसोफेगस में कोई भी पैथोलॉजी है तो एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या होगा? ईटिंग और स्वेलोइंग, ठीक है। तो अगर ईसोफेगस में कोई भी पैथोलॉजी होगी तो इसका क्या मतलब है कि एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या होगा? ईटिंग, ठीक है। और रिलीविंग फैक्टर्स क्या होंगे? अगर सिस्टेमिक डिजीज होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर गॉल ब्लैडर डिजीज है, ठीक है, तो अगर गॉल ब्लैडर में कोई भी पैथोलॉजी है तो इसकी वजह से क्या होगा? अगर गॉल ब्लैडर में कोई भी पैथोलॉजी है तो लीनिंग करने से फॉरवर्ड, ठीक है, आगे की तरफ झुकने से उसकी पेन रिलीफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली होते हैं एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स, ठीक है। अगर तो सिस्टेमिक डिजीज की वजह से पेन है तो वो जो पेन है वो रिलीफ नहीं होगी, ठीक है, वो टेम्पोरेरीली रिलीफ होगी, ठीक है। अगर पेशेंट आगे की तरफ झुकेगा तो तब उसकी पेन रिलीफ होगी। तो इसका मतलब है कि अगर सिस्टेमिक डिजीज होगी तो उसकी पेन टेम्पोरेरीली रिलीफ होगी, ठीक है, या तो होगी नहीं, अगर होगी तो टेम्पोरेरीली रिलीफ होगी उसकी पेन, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि अगर मस्कुलोस्केलेटल पेन होगी, ठीक है, तो वो रिलीव हो जाएगी बाय चेंज करने से पोजीशन बॉडी की, ठीक है, और रेस्ट से, ठीक है। तो ये रिलीविंग फैक्टर होगा मस्कुलोस्केलेटल पेन का। और एग्रीवेटिंग क्या फैक्टर होगा? ठीक है, ये रिलीविंग फैक्टर है पेन का। एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या होगा? कि मूवमेंट की वजह से उसकी पेन एग्रीवेट कर जाएगी अगर तो मस्कुलोस्केलेटल पेन होगी, ठीक है। तो ये एग्रीवेटिंग और रिलीविंग फैक्टर्स होते हैं। इनके अकॉर्डिंगली अगर क्वेश्चंस पूछेंगे हिस्ट्री में तो हम पता चल जाएगा कि आइदर सिस्टेमिक पेन है या फिर उसको मस्कुलोस्केलेटल पेन है, कि मसल्स के अंदर कोई भी पैथोलॉजी है जिसकी वजह से उसे ये पेन आ रहा है। देन हम डिस्कस कर लेते हैं अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेन, दैट इज एसोसिएटेड सिम्टम्स। ठीक है, एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या होते हैं कि आइदर सिस्टेमिक डिजीज के साथ हो सकते हैं, ठीक है, एसोसिएटेड सिम्टम्स, या फिर ये, ठीक है, अलोन भी होते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि सिस्टेमिक डिजीज के साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी कॉम्बिनेशन होता है इनका, ठीक है। तो इसलिए हमने जरूर पेशेंट से पूछना होता है कि उसे कोई एसोसिएटेड सिम्टम तो नहीं है, यानी कि जो वो अपनी बता रहा है कंप्लेन के उसे ये कंप्लेन है, साथ में हमने पूछ लेना है कि आपको ब्लड विजन तो नहीं है, ठीक है, वॉमिटिंग तो नहीं होती, आपको नोजिया तो नहीं होता, ठीक है, ब्रीथिंग के अंदर कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, डिजीनेस वगैरह, ठीक है, क्योंकि पेशेंट को एक से ज्यादा पैथोलॉजीज हो सकती हैं। तो इसलिए एसोसिएटेड सिम्टम से ये आइडिया लगाना आसान हो जाता है कि पेशेंट को आइदर टू पैथोलॉजीज तो नहीं है जिसकी वजह से उसे ये साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसलिए डायग्नोज करने के लिए कि एग्जैक्ट पैथोलॉजी क्या है तो एसोसिएटेड सिम्टम्स को भी पूछा जाता है कि कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स तो नहीं है। अगर पेशेंट कहता है कि हाँ उसको ब्लड विजन भी है, ठीक है, तो ब्लड विजन भी है, तो इसका क्या मतलब है कि हमने फिर उसके बाद पूछना है कि ये एक एसोसिएटेड सिम्टम है। तो ब्लड विजन को फर्दर हमने उसके बारे में क्वेश्चंस पूछने हैं कि आइदर आपको बायलेटरली है या फिर यूनिलेटरल आपको ब्लड विजन है।
ठीक है, आइदर प्रॉक्सिमल है या फिर डिस्टल वीकनेस है। तो ये जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इधर बायलेटरल है, यूनिलेटरल है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल है, ये पूछे जाते हैं कि किस कदर सेवेरिटी है इस डिजीज की। तो आज हमने डिस्कस कर लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन के बारे में, जिसके अंदर हमने लोकेशन ऑफ पेन, डिस्क्रिप्शन, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, पैटर्न, एग्रीवेटिंग, रिलीविंग फैक्टर्स और एसोसिएटेड सिम्टम्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि अगर इनके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो जिसकी वजह से हमें पिन पॉइंट हो सकेगा कि पेशेंट को आइदर सिस्टेमिक रीजन प्रॉब्लम है या फिर पेशेंट को रेफर्ड पेन है या विजरा की पैथोलॉजी की वजह से पेन आ रहा है, तो क्या काज है पेन की। इनके रिलेटेड अगर हम क्वेश्चंस पूछेंगे इन पॉइंट्स के तो हमें पिन पॉइंट हो सकेगा कि अंडरलाइन क्या पैथोलॉजी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज और टाइप्स ऑफ पेन के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।